कहानी एक बार से शुरू होती है जिसका नाम बैंडस्टैंड है। ये बार एक अनाम शहर में स्थित है। एक शानदार कार बार के सामने रुकती है और एक लंबा आदमी बाहर निकलता है। वो अपना विजिटिंग कार्ड बाउंसर को दिखाने के बाद अंदर चला जाता है। बाउंसर प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि बार बहुत ही रंगीन है। ग्राहक पी रहे हैं और नाच रहे हैं। एक बैंड जोरदार ब्लूज रॉक म्यूजिक बजा रहा है और बारटेंडर काफी पैसे कमा रहे हैं। डाल्टन मुख्य बाउंसर कूलर, भीड़ और अन्य बाउंसरों पर नजर रख रहा है। जब 3 बाउंसरों के बीच एक छोटी लड़ाई होती है, डाल्टन उस ग्राहक के पास जाता है जिसने झगड़ा शुरू किया था और उसे और उसके दोस्त को बाहर जाने को कहता है। ग्राहक माफी मांगता है और अच्छा व्यवहार करने का वादा करता है। डाल्टन मुड़ता है, लेकिन ग्राहक पास से चाकू उठाकर डाल्टन के ऊपरी हाथ को काट देता है। डाल्टन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। जब ग्राहक उससे लड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, डाल्टन शांतिपूर्वक कहता है, लड़ाई बाहर करो। बाहर जाकर वो 5 बड़े बाउंसरों को दरवाजे पर छोड़ देता है। फिर वो बार में वापस आता है। लंबा व्यापारी खुद को डाल्टन से परिचित कराता है, जो अभी अपने घाव का इलाज कर रहा है। व्यक्ति का नाम टिलमैन है और वो डाल्टन को नौकरी की पेशकश करता है। टिलमैन चाहता है कि डाल्टन उसकी नई बार को संभालने में मदद करे, जो वो हाल ही में कैंसस सिटी के पास खरीदी है। डाल्टन अपनी शर्तें रखता है, $5000 एडवांस और प्रति रात $500 जब तक बार व्यवस्थित न हो जाए। फिर वो छोड़ देगा। टिलमैन सहमत हो जाता है। वो डाल्टन को एक प्लेन टिकट देता है, लेकिन डाल्टन उड़ान में असुरक्षा के कारण उसे ठुकरा देता है। डाल्टन अपनी पुरानी 1964 ब्यूक रिवेरा कार में निकटवर्ती पार्किंग गैराज में जाता है। गैराज में उसकी असली कार 1986 मर्सिडीज 560 है, जिसे वो कवर के नीचे से निकालकर चला जाता है। जैस्पर, मिसौरी पहुंचने पर डाल्टन सीधे टिलमैन के क्लब डबल ड्यूस में जाता है। अंदर जाने से पहले एक बड़ा और डरावना बाउंसर मॉर्गन एक उपद्रवी को बाहर निकालता है। डाल्टन बार के पास खड़ा हो जाता है, टिलमैन के आने का इंतजार करता है। इस बीच एक वेट्रेस कैरी डाल्टन से पूछती है कि वो कौन है और कहती है कि उसने उसका नाम सुना है। डाल्टन पहले से ही नाइट क्लब सुरक्षा व्यवसाय का एक प्रसिद्ध नाम है। डाल्टन की मौजूदगी बाकी बाउंसरों में उत्साह पैदा करती है। उनमें से एक अफवाह फैलाता है कि डाल्टन ने एक बार अपने नंगे हाथों से एक आदमी का गला फाड़कर मार डाला था। डाल्टन क्लब का निरीक्षण करता है और देखता है कि कुछ कर्मचारी इस काम के लायक नहीं हैं, ड्रग्स बेचते हैं या महिला ग्राहकों के साथ फ्लर्ट करने में व्यस्त रहते हैं और झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, ग्राहकों और बाउंसरों के बीच एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। फर्नीचर नष्ट हो जाता है और एक बाउंसर स्टीव अपनी आंखों पर चोट के निशान दिखाता है। मॉर्गन एक और बाउंसर कई ग्राहकों को पीट चुका है और ऐसा लगता है कि उसे हिंसा का आनंद आता है। डाल्टन कोडी से फिर से मिलता है, जो बैंड का नेत्रहीन गिटार वादक है। कोडी एक सुरक्षात्मक तार वाले पिंजरे के पीछे प्रदर्शन करता है ताकि फेंकी गई बोतलों से बच सके। डाल्टन और कोडी स्पष्ट रूप से पुराने परिचित हैं। इसके बाद डाल्टन एक पुरानी कार के शोरूम पर जाता है और एक 1965 ब्यूक रिवेरा खरीदता है। फिर वो कई स्पेयर टायर लेने के लिए एक कबाड़खाने में जाता है और उन्हें कार के ट्रंक में लोड करता है। पास के एक खेत में, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति एम्मेट का है, एक किराए का अपार्टमेंट है। किराए पर बात करते समय एक हेलीकॉप्टर पास की झील के ऊपर उड़ता है और घोड़ों को डराते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। एम्मेट शिकायत करता है कि हेलीकॉप्टर का मालिक ब्रैड वेस्ली जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा करता है और उसके घोड़ों को उकसाता है। बाद में डाल्टन और टिलमैन क्लब खोलने से पहले एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करते हैं। टिलमैन बार को फिर से सुधारने की योजना की घोषणा करते हैं और डाल्टन को फर्श प्रबंधन का काम सौंपते हैं। डाल्टन तुरंत मॉर्गन को निकाल देते हैं, समझाते हुए कि वह इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। मॉर्गन गुस्से में धमकियां देते हुए बाहर चला जाता है। डाल्टन ड्रग्स से जुड़ी महिला को भी निकाल देता है। इसके बाद वो नए नियम बताता है। सभी को सतर्क रहना चाहिए और किसी ग्राहक की संभावित समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सभी झगड़े बाहर ले जाने चाहिए ताकि क्लब को और नुकसान न हो। उन्हें एक दोस्ताना स्वभाव बनाए रखना चाहिए जब तक डाल्टन ये तय न कर ले कि ग्राहकों के साथ कठोरता से पेश आना आवश्यक है। वो उन्हें सलाह देता है कि अपमान को व्यक्तिगत रूप से न लें, याद दिलाते हुए कि यह सिर्फ एक नौकरी है। उस रात बार में कई झगड़े होते हैं, लेकिन डाल्टन और उनकी टीम उन्हें मिलकर संभालते हैं। डाल्टन स्टीवन को एक स्टोर रूम में एक महिला ग्राहक के साथ असंयमित व्यवहार करते हुए पकड़ लेता है और उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। वो ये भी देखता है कि एक बारटेंडर पैट रजिस्टर से पैसे निकाल रहा है और खुद के लिए मुफ्त बियर ले रहा है। शुरुआती झिझक के बाद टिलमैन पैट को निकाल देते हैं
जो सिर्फ एक बेईमान व्यक्ति को हटाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टिलमैन ये भी नोट करता है कि यह एक अच्छी रात थी, क्योंकि कोई गंभीर चोट नहीं हुई थी। डॉल्टन जब बाद में वहां से निकलता है तो पाता है कि उसकी रिवियरा कार की विंडशील्ड टूट चुकी है, सभी 4 टायर पंचर हैं और एंटीना टूट गया है। वो इसे बड़े ही सामान्य भाव से देखता है, जैसे कि उसने पहले भी ऐसा कुछ अनुभव किया हो। अगली सुबह जब वो शहर जा रहा होता है, डॉल्टन बाल बचता है जब उसकी टक्कर ब्रैड वेस्ली से होती है, जो अपनी मस्टैंग को लापरवाही से चला रहा होता है। स्थानीय ऑटो पार्ट्स स्टोर पर डॉल्टन मालिक रेड से दोस्ती करता है, जो उसे नया एंटीना बेचता है और विंडशील्ड मंगवाने का प्रस्ताव देता है। उसी समय वेस्ली स्टोर में आता है। उसके साथ एक खतरनाक दिखने वाला आदमी जिमी होता है, जो डॉल्टन को गुस्से से घूरते हुए वहां से चला जाता है। डॉल्टन के जाने के बाद वेस्ली रेड को दोस्ताना तरीके से बधाई देता है, लेकिन रेड समझता है कि वेस्ली उससे पैसे मांगने आया है। उस रात डबल ड्यूस बार में डॉल्टन को टिलमैन के ऑफिस बुलाया जाता है। पैट, वो बारटेंडर जिसे निकाला गया था, वहां ओ कॉनर नाम के आदमी के साथ मौजूद है। ओ कॉनर डॉल्टन को बताता है कि टिलमैन ने पैट को निकालने का अपना फैसला पलट दिया है। डॉल्टन जब इसका कारण पूछता है तो ओ कॉनर बताता है कि टिलमैन अपनी शराब और बियर वेस्ली से खरीदता है और पैट वेस्ली का भतीजा है। पैट डॉल्टन पर बड़ा चाकू तान देता है, लेकिन डॉल्टन आसानी से बचते हुए उसे निहत्था कर देता है। वेस्ली के एक और गुर्गे मोटे आदमी टिंकर ने डॉल्टन की बाह पर चोट की, फिर भी डॉल्टन अपने बेहतरीन मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करता है और सभी को हरा देता है। अंत में वो कॉनर के साथ खिड़की तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। अगले दिन डॉल्टन को टिलमैन के ऑफिस में फिर से बुलाया जाता है, जहां उसे बताने पर कि वह एक अच्छा आदमी है, डॉल्टन को कहा जाता है कि वह पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जी सकता है। अब वेस्ली के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद डॉल्टन एक नई दिशा में बढ़ता है। हालांकि वो जानता है कि वेस्ली अब और भी घातक हो सकता है, इसलिए उसे और उसकी टीम को अगले संघर्षों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब डॉल्टन ने न सिर्फ एक साहसी आदमी के रूप में अपना नाम बनाया, बल्कि वो खुद को अपने तरीके से जीने वाला नायक भी साबित करता है। लेकिन वेस्ली उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब डॉल्टन को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है, अपने पुराने आदर्शों के या एक नई शक्ति के खिलाफ। चाहे जो हो, डॉल्टन ने फैसला किया है कि अब उसका मुकाबला वेस्ली से होगा। उसकी मुहिम सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का संदेश। ये युद्ध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज का है। और डॉल्टन ये जानता है कि वो इसे अकेले सफलता से नहीं कर सकता। वह अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। डॉल्टन और उसके दोस्त वेड गैरेट के साथ मिलकर वेस्ली की सेनाओं से भिड़ते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है जो शहर की पूरी ताकत को बदल देता है। हर कदम पर डॉल्टन को चुनौती मिलती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता। वो जानता है कि उसे यह लड़ाई जीतनी होगी, क्योंकि यह केवल उसका नहीं, बल्कि सभी का संघर्ष है। वो जानता है कि यदि वो हार गया तो वेस्ली और उसके जैसे लोग कभी भी सही रास्ते को जीतने नहीं देंगे। अगले दिन डॉल्टन और गैरेट का मुकाबला वेस्ली के साथ एक निर्णायक लड़ाई में होता है, जिसमें दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। लड़ाई एक भयानक स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन डॉल्टन एक ठान लेता है कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। वह वेस्ली को हरा देता है और साथ ही समाज को उस बुराई से मुक्ति दिलाता है। अब डॉल्टन ने साबित कर दिया है कि कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को किसी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। साथ ही यह भी कि अगर सच्चाई के साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल नहीं आती। ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की थी। और डॉल्टन ने यह साबित किया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। ये डॉल्टन की कहानी है, एक आदमी की जो बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। उस शाम डाल्टन वेस्ली को एलिजाबेथ से मिलवाने ले जाता है। एलिजाबेथ और वेस्ली के साथ जल्द ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वेस्ली कहता है कि शायद डाल्टन को ऐसी औरत मिल गई है जो उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। डाल्टन इस बात को नकार देता है, क्योंकि उसका हिंसक जीवन और औरतों के साथ पुराने अनुभव उसे बसने के विचार से दूर रखते हैं। वेस्ली उसे दिलासा देता है कि जिस जानलेवा घटना में वो शामिल था, उसके लिए वो पूरी तरह जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि जिस औरत के साथ वह था, उसने अपनी शादीशुदा स्थिति का खुलासा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका पति उसे बंदूक से धमकी देने आया और डाल्टन को अपनी रक्षा करनी पड़ी। अगली रात गैरेट बार में डाल्टन के साथ समय बिताता है। अचानक कोई खबर लेकर आता है कि रेड की दुकान आग की लपटों में घिरी हुई है। डाल्टन बाहर भागता है और इमारत को विस्फोट करते हुए देखता है। शायद यह एक फायर बॉम्ब के कारण हुआ। इसी बीच वेस्ली बार में चुपके से आ जाता है। वह रेड की दुकान में आग लगने का दुख जताता है,
पर स्थिति बिगाड़ने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड डेनिस को स्ट्रिपटीज करने के लिए कहता है। बाउंसर रोकने की कोशिश करते हैं, पर डेनिस तब तक अनदेखा करती है जब तक डाल्टन उसे रोककर वेस्ली के पास नहीं ले जाता। वेस्ली अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है और गार्ड की प्रतिक्रिया से नाराज हो जाता है, लेकिन डाल्टन ने किसी को चोट पहुंचाने के बजाय वेस्ली को नियंत्रण में रखा और उसे शांत किया। डाल्टन फिर से अपनी सच्ची शक्ति दिखाता है, जो उसके शांत स्वभाव में छिपी होती है। वो वेस्ली से कहता है कि वो उसे सिर्फ एक विचारधारा में अटक कर रखने के बजाय अपनी राह चुनने के लिए प्रेरित करे। अब तक वो जान चुका है कि वो वही कर रहा है जो उसे सही लगता है। वेस्ली ने उसे एक संघर्ष दिखाया जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में सहने का आदत नहीं थी। इस सीन के बाद डाल्टन और वेस्ली की मित्रता का एक नया मोड़ आता है। वह अब एक दूसरे के कंधे पर भरोसा करते हैं और अपने अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को समर्थन देते हैं। ये साझेदारी उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनकी दोस्ती और रिश्ते में बदलाव आता है, जो उन्हें हर कदम पर मजबूती देता है। आखिरकार वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं।